नमस्कार, मैं दिनेश कांजी बीज डंका के स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। वार्तालाप में आज हमारे साथ फिर एक बार विनीत नाहटा जी है। आप पावर गिल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, अर्थ विश्लेषक है, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के ट्रस्टी है और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकोनॉमिक अफेयर कमेटी के चेयरमैन है। विनीत जी, न्यूज डंका के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछले बार आपने बहुत सारे विषयों पर बात की जब आप न्यूज डंका में आए थे, तो इस बार एक विषय पर फोकस करते हैं। हम आज मेटल पर बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों में एक ट्रेंड रहा है कि लोगों ने गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की और अभी ऐसी चर्चा है कि कॉपर इज नेक्स्ट सिल्वर या कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड। तो इस विषय में जो इन्वेस्टर है उनके मन में थोड़ी दुविधा है, तो वो दुविधा आप दूर करें, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये जो मेटल के भाव चढ़ते और घटते हैं, उसका कारण क्या होता है? अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोना और चांदी इसके अंदर में आश्चर्यजनक रूप में इनके भाव बढ़े, मूल्य वृद्धि हुई और अचानक जाके एक पॉइंट पे करेक्शन आया और हेफ्टी करेक्शन आया। उसके बाद अब बाजार स्थिर है और धीरे धीरे अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है और आगे और अग्रसर होने की प्रतीक्षा में है। जो सोना और चांदी पर्टिकुलरली, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, ये एक पैराबोलिक फेज के अंदर एंटर कर रहा है। पैराबोलिक फेज के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ निश्चित है और इसके अंदर में होता क्या है कि एक बार ये बढ़ता है, उसके बाद करेक्ट करता है, कुछ दिन स्थिर रहता है कुछ समय के लिए, उसके बाद में नेक्स्ट वेव इसका शुरू होता है। अच्छा। इसका पीरियोडिसिटी जो है ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके बाद में इसका जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है और इन्वेंट्री लेवल क्या है मेटल एक्सचेंजेस में और फिजिकल इन्वेंट्री का लेवल कौन सी कंट्री कितनी होल्ड कर रही है और इसके जो टिपिकली जो माइनर्स हैं या जो कंपनीज जो इसको प्रोड्यूस करके मार्केट करते हैं, उनका आउटलुक क्या है और उनका इन्वेंट्री लेवल क्या है। थोड़ा ना ये आसान करके बताइए। सपोज आपको सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करते वक्त आप कौन से 4 फैक्टर देखोगे और वो किस प्रकार से आपका रिसर्च होता है, वो जरा बताइए हमें। सिल्वर, गोल्ड या कोई भी मेटल, इसमें इन्वेस्ट करने के पहले कमोडिटी साइकिल को हम स्टडी करते हैं कि वो कमोडिटी साइकिल अभी नेसेंट फेज में है, शुरुआती दौर में है या वो मैच्योर हो चुका है और उसका ग्राफ जो है वो भविष्य में किस प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी अलग स्टडी होती है। उसके अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, करंट प्राइस लेवल्स, फॉरेन एक्सचेंज के साथ इसका अभी इक्वेशन क्या चल रहा है, पर्टिकुलरली डॉलर और गोल्ड, इसके अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड के, सोने के दाम घट जाते हैं और वाइसी वर्सा। तो अभी यदि आप डॉलर का ग्राफ अगर स्टडी करते हैं तो उसके मूवमेंट से या उसके फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अनुमान लगा सकते हैं कि गोल्ड किस दिशा में जाएगा। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप है। पिछले 6 महीने या साल भर से जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर से काफ़ी नीचे आया है और हम कमेंसुरेट उसी समय के अंदर हम देख सकते हैं कि सोने के भाव में वृद्धि हुई है। 110 से डॉलर 97 के लगभग आ गया है और उसी डायरेक्शन के अंदर में सोने के भाव बढ़े हैं। आपने इन्वेंटरी के बारे में एक मुद्दा रखा था कि इन्वेंटरी देखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी डिमांड और सप्लाई, ये 2 फैक्टर नहीं, इन्वेंटरी है, तीसरा फैक्टर भी है। तो सपोज मुझे सिल्वर की इन्वेंटरी चेक करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके स्टैटिस्टिक्स और डेटा मार्केट में उपलब्ध हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज और दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं वो अपने स्टैटिस्टिक्स रिलीज कर सकते हैं, वहाँ पे उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों फिजिकल सिल्वर की जो रॉ मटेरियल है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे सोलर, EV, डिफेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, तो वहाँ रॉ मटेरियल की बहुत किल्लत हो गई थी, अक्यूट स्कैरसिटी हो गई थी। अब वहाँ एक फेज ऐसा था जहाँ जो फ्यूचर्स के प्राइस हैं
और जो फिजिकल स्टॉक का प्राइस है उसके अंदर में काफी फर्क था। कितना फर्क फिजिकल अपने पीक पे लगभग 9 से 10% तक फिजिकल प्राइसेस ऊपर थे। अच्छा, ये इन्वेंट्री लेवल्स जो है अब फिजिकली मार्केट में सप्लाई करने के लिए कितना इन्वेंट्री लेवल है, ये अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है या अपने रीऑर्डरिंग लेवल के नजदीक आ जाता है, काफी निचले स्तर पे आ जाता है, तो हम अंदाजा लगा सकते ये जो पर्टिकुलर मेटल है उसका दाम भविष्य में बढ़ेगा। इसके अलावा कई एजेंसीज है वो रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकालती हैं, जैसे इसमें काफी इन डेप्थ स्टडी करती हैं। जो आपके जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, इनका खुद का क्या है कि रिसर्च रिपोर्ट निकलता है। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो गोल्ड सिल्वर और यूएस ट्रेजरी बिल्स, इसके अंदर में उनके पोर्टफोलियो का एक काफी बड़ा अंश होता है, तो उनकी रिसर्च रिपोर्ट रहती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक उनका भी आउटलुक रहता है। तो ये पब्लिक डोमेन के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है जिनके एक अपनी खुद की रिसर्च टीम है और सीजन्ड एनालिस्ट हैं, वो रिपोर्ट्स निकालते हैं। उसको स्टडी करने से अंदाज़ा लग सकता है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो इन मेटल्स को किस तरह से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण क्या है भविष्य में इनके प्राइसेस के प्रति। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक विषय की हमेशा चर्चा होती है कि अलग अलग देशों की जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड परचेस कर रही है। ठीक है, मुझे जानना है कि क्या स्टेटस है, अलग अलग देशों ने कितना गोल्ड परचेस किया है, तो ये फिगर्स में कहाँ चेक कर सकता हूँ, कहाँ देख सकता हूँ? ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ये, और रेगुलर बेसिस पे ये अपना स्टैटिस्टिक्स देती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर आप ये बताइए, मैं आपको एक ट्रेंड के हिसाब से कई वेबसाइट्स हैं जहां से मिल जाएगा। उस सेंट्रल बैंक की खुद की वेबसाइट से ही आप देख सकते हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पब्लिक डोमेन के अंदर में ये स्टैटिस्टिक्स और डेटा रिलीज भी करता है। लेकिन मुझे होलिस्टिक पिक्चर चाहिए, दुनिया में कितने देशों ने सोना खरीदी किया, तो ये अपने को पता चल सकता है? ये निश्चित तौर पे पता चल सकता है। अभी जो हाल में ट्रेंड देखा गया वो ये है कि यूएस ट्रेजरी बिल्स में अपना एक्सपोजर घटाया। सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें बिकवाली की है यूएस ट्रेजरी बिल्स की, और सोने के अंदर में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड लगभग सारे सेंट्रल बैंक्स ने ये किया है अभी। अच्छा, जेपी मॉर्गन का मेटल के बारे में एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसकी हमने कुछ देर पहले चर्चा की, तो रिपोर्ट क्या कहता है? जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट यही सजेस्ट करता है कि अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों पैराबोलिक फेज के अंदर में एंट्री की हैं, और निकट भविष्य में मार्केट स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद आगे क्या है कि इसके बढ़ोतरी की संभावना कई उसके अंदर में उन्होंने कारण बताए हैं। डिमांड सप्लाई मिसमैच है, इंडस्ट्रियल यूज है, और डिप्लीशन ऑफ फिजिकल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स विच आर अवेलेबल, और उसके अलावा करेंसी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये दो काफी बड़े फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है तो स्टेडीली बढ़ेगा, और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बीच में आ जाता है किसी कारण से और पैनिक ट्रिगर दब जाता है तो हो सकता है कि अग्रेसिवली ये बढ़ने लगे। जैसे यूएस और ईरान का जो वॉर की चर्चा है वो अगर हो गया तो गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। अच्छा, ये जो पैराबोलिक फेज में मेटल ने एंट्री ली है, ऐसा आप जो बोले जेपी मॉर्गन का जो रिपोर्ट है, तो ये पैराबोलिक फेज कितने समय तक होती है, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है क्या? नॉर्मली पैराबोलिक फेज जो है ये लास्ट करता है 10 साल तक। तो अभी जो हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो 10 से 15 साल का एनालिसिस उन्होंने किया है। अच्छा। और वहाँ 15 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में गोल्ड और सिल्वर दोनों मूल्यों में वृद्धि का संकेत आ रहा है। अच्छा, यानी जिन लोगों ने ETF में इन्वेस्ट किया है पैसा, वो शांति से कंबल ओढ़ के वेट करे और एक 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपने पैसे को देखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड और सिल्वर हमेशा ही अच्छे हैं। ये सेफ, गोल्ड तो खैर सेफ हेवन है, डॉलर और गोल्ड दोनों सेफ हेवन कहे जाते थे। अभी फिलहाल डॉलर के सेफ हेवन होने
के अंदर लोगों को संदेह होने लगा है। यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। उसके अलावा अभी 2 बार शटडाउन की फेज से वो निकला है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो यूएस में की गई है वो क्या है कि एक्सेसिव हो गई है और डेट टू जीडीपी रेशियो वो भी बढ़ गया है। तो इन कारणों से डॉलर के ऊपर सेफ हेवन की दृष्टि से जो स्टोर ऑफ वैल्यू था और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का फील गुड फैक्टर आ रहा था उसमें कमी आई है। इस वजह से सारे सेंट्रल बैंक्स वहां से ये यूएस ट्रेजरी बिल से और डॉलर से अपना धीरे धीरे एक्सपोजर कम कर रहे हैं और गोल्ड में अपना निवेश जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा विनीत जी, एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि यूएस की इकोनॉमी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसी चर्चा कई महीनों से चालू है, लेकिन अचानक फिर डॉलर मजबूत होता है और बाकी के जो करेंसी है जैसे येन है, रुपया है, वो डॉलर के कंपैरिजन में वीक होते हैं। इसका क्या कारण है फिर? डॉलर इंडेक्स जो है वो तो लगातार पिछले 1 साल से नीचे ही आया है। 110 का इंडेक्स था, अभी लगभग 97 है। बीच बीच में इंटरमिटेंट एक बार ऊपर जाते हैं पर वो सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस नीचे आ जाता है। रुपए के अगेंस्ट डॉलर जो है वो मजबूत रहा है और यूएस ट्रेड डील होने के बाद अभी रुपए में कुछ मजबूती के आसार दिख रहे हैं। 92 रुपीस के लगभग डॉलर चला गया था, अभी फिलहाल 90 रुपए 60 पैसे 70 पैसे है। तो ये यूएस ट्रेड डील के बाद यहाँ रुपए में कुछ स्थिरता और मजबूती के संकेत अभी मिल रहे हैं। और दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले रुपया ज्यादा वीक हुआ है और इसका प्रमुख कारण है यूएस से जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे उन्होंने भारी बिकवाली की और फंड बाहर ले गए। इसके अलावा सोना और तेल का काफी बड़ा आयात हुआ है। तो इन दोनों कारणों से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है। उस वजह से अगर दूसरे देशों की करेंसी से हम कंपेयर करते हैं हाउ रुपी हैज फेयर्ड अगेंस्ट डॉलर, सो वी फाइंड दैट रुपी इज ऑन अ वीकर साइड बट नाउ स्टेबिलिटी इज कमिंग especially after the US trade deal and we are hoping for a good future. आपने जो बताया कि हमने बहुत सोना खरीदा, इसका इफेक्ट भी रुपए पर हो गया है और रुपया कमजोर होने का एक वो भी एक इम्पोर्टेंट वजह है। इसमें इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसका रेवेन्यू आता है। उसके अलावा बाहर से जो एनआरआईज है वो पैसा भेजते हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर इन दोनों का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या रिजर्व बैंक सोना खरीद रही है, इसके लिए रुपया कमजोर हो रहा है क्या? ये टेम्परेरी ब्लिप है। जिस समय सोने का पेमेंट किया उस समय टेम्परेरीली हो सकता है कि रुपए में गिरावट आई हो, पर बाद में जो इनवर्ड रेमिटेंसेस वगैरह आ जाते हैं उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा। और सोने का भंडार हमारे देश में रिजर्व बैंक में बढ़ा है, उसका फायदा हमको वहां मिल रहा है। बड़े जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं उसमें सोने की कीमतों में जो वृद्धि हुई है और जो डॉलर के अंदर में जो गिरावट आई है वो पॉजिटिव इफेक्ट ही है उसका नेट। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि रुपया कमजोर हो गया लेकिन अर्थस्थिति जो है वो मजबूत हो रही है सोने के कारण? हमारी आर्थिक स्थिति केवल सोना एक मापदंड नहीं है, उसके कई सारे इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, उसके अलावा हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, फिर इस बार हमारा जो जीएसटी और इनकम टैक्स है उसका जो कलेक्शन है वो कैसा है, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये काफी सारे दूसरे बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं। सोने का भंडार बढ़ा या घटा इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना वो एक फैक्टर है, अनेक फैक्टरों में एक फैक्टर है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हमारे रिजर्व बैंक की ट्रेजरी में सोना का यदि भंडार बढ़ा है और सोने के मूल्य में भी वृद्धि हुई है, ये एक चीज दर्शाता है कि भविष्य में रिजर्व बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड देगा वो मुनाफा वसूली करके सोने में जो उसके आय अर्जित होगी वो उस डिविडेंड जिस अनुपात में मिल रहा है उसमें हम वृद्धि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सोने चांदी के बारे में हमने चर्चा कर ली और क्योंकि इसका संबंध डॉलर से है तो डॉलर के बारे में भी हमने बात की है, लेकिन चर्चा अभी सोने चांदी से आगे निकल गई है। कॉपर की चर्चा हो रही है, एल्यूमिनियम की चर्चा हो रही है, प्लैटिनम की चर्चा हो रही है। तो क्या कारण है अचानक मेटल इतने चमक रहे हैं? विश्व में मेटल का जो रिजर्वायर है वो लिमिटेड है और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, अभी कई इंडस्ट्रीज हैं जो पहले नहीं थी वो बड़े रूप में इन मेटल्स का
यूज करने लगी हैं अपने रॉ मटेरियल के रूप में अपने फिनिश गुड्स का उत्पादन करने में। तो इस वजह से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सारे विश्व की ग्रो करेगी और इन मेटल्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे इनके मूल्यों में वृद्धि होने की वो लग रहा है कि इनके इसमें प्राइस अप्रिशिएशन आएगा। कुछ एक मिनरल्स हैं जो क्या है कि हर कंट्री अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस लाने के लिए और अपना सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जो है उसको और सुदृढ़ करने के लिए कुछ एक मेटल्स जो है उसके अंदर में या तो कंट्री के साथ ट्रीटी करके या फिर अपने देश में अगर वो माइंस या मिनरल्स मिलता है तो उसका एक्सप्लोरेशन करके और या फिर खरीद के बाजार से खरीद के अपना भंडार बढ़ा के और अपना ट्रेजरी चेस्ट को और इम्प्रूव करके रख रही है, ताकि भविष्य में जब उनकी इंडस्ट्री को इन मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में आवश्यकता हो तो उन्हें उनका काम न रुके और आर्म ट्विस्टिंग दूसरे देश ना कर पाए। अच्छा, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो बजट सेशन में ये घोषणा हुई थी कि रेयर अर्थ के संदर्भ में 4 राज्यों का एक बोर्ड केंद्र सरकार ने बनाने का ऐलान किया है, घोषणा की है, तो उसके बारे में बताइए। रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स हमारे विकसित भारत का स्वप्न को पूरा करने के लिए कई जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, जैसे सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और सर्वेलेंस। अभी तक चाइना मोनोपोलाइज कर रहा था रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल में और पूरे विश्व को वो एक्सपोर्ट कर रहा था। कुछ दिनों पहले चाइना ने ये निर्णय लिया कि ये रेयर अर्थ मिनरल वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने खुद के कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके फलस्वरूप हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनमें रॉ मटेरियल की सोर्सिंग का जो बैकअप प्लान है उसके चलते ऑस्ट्रेलिया, पेरू और चिली इनके साथ हमारे कंट्री ने ट्रीटी की है रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। इसके अलावा अभी हमारे इंडिया के अंदर में जहां ये रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स उपलब्ध है वो जो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन उसके लिए इस बजट में एक रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल के लिए नेशनल कॉरिडोर करने की स्थापना करने की घोषणा हुई है। इसमें 4 मेन स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और उड़ीसा। यहाँ फोकस्ड वे में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग होगी और इससे हमारे कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस इन मिनरल्स के संदर्भ में बढ़ेगी और हमारे इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी मिलेगी और वो फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उस हिसाब से आगे विस्तार कर सकते हैं। अच्छा, ये जो घोषणा है कॉरिडोर की, तो उसका कुछ सरकारी कंपनियों पर तो असर होगा, यानी जो शेयर मार्केट में जिनके भाव कम ज़्यादा होने की संभावना है या इन्वेस्टमेंट के तौर पर जिनको देखा जा सकता है। कई पीएसयूज हैं जो रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स के अंदर में काफ़ी एक्टिव हैं। उसमें सबसे ऊपर आता है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GMDC। उन्होंने अभी एक विदेशी कंपनी के साथ करार किया है और वो फोकस्ड वे में अपनी माइंस के अंदर में केवल रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स को निकालने के लिए और उनकी माइनिंग के लिए लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, चूंकि उड़ीसा एक स्टेट है जिसको जो कॉरिडोर में शामिल है, और नाल्को, इन 2 कंपनीज को फायदा हो सकता है। और जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें NMDC, निवेली लिग्नाइट और कुछ हद तक सेल, ये 3 कंपनियां हैं जो क्या है कि रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स के अंदर में, और कोल इंडिया अच्छा काफी रुचि दिखा रही है और विदेशों में भी जाके माइंस खरीदने का इनका प्लान बन रहा है। अच्छा, यानी ये जो मेटल की चमक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण आगे भी बनी रहेगी, ऐसी संभावना फिलहाल दिख रही है निश्चित तौर पे। तो विनीत जी, जो इन्वेस्टर है जो हमेशा फोमो के शिकार होते हैं, जब कोई चीज़ के भाव बढ़ने लगते हैं तो उसमें कूद पड़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे समय पर इन्वेस्ट करते हैं कि उनका नुकसान होता है। तो अभी जो सिचुएशन है, क्या लगता है आपको कि अगर मेटल में आपको पैसा लगाना है तो किस प्रकार से लगा सकते हैं? फोमो जो है ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है
और समय के साथ बदलता है। अब कुछ दिन पहले चांदी एक तरफा बढ़ी जा रही थी, उसके बाद अचानक ब्रेक लग गया। जो लोग फोमो के शिकार थे उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, और जो पहले निवेश करके बैठे थे उनका पोर्टफोलियो कम हो गया तो उनको दुख हो रहा है। तो ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या है कि समय के साथ बदलता ही रहता है। अच्छा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको 5 साल या 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से मेटल्स के अंदर में अगर वो निवेश करे और वो लेवरेज्ड बाय आउट ना हो, मतलब उधार पैसे ब्याज में लेके मेटल को प्ले करने की कोशिश ना करें, उसमें क्या है कि झटके लगने की और नुकसान होने की संभावना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेटल्स के अंदर में निवेश करने में कोई हानि नहीं है, और इनको बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। अच्छा, तो ये जो चर्चा है वो मार्केट में क्या हो रहा है ये आपको जानकारी देने का प्रयास है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी भी मेटल में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड आपका जो कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। विनीत जी, आप न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।